लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक मनोचिकित्सक ने युवा लड़कियों और महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आए एक नए बदलाव की ओर ध्यान खींचा है। लेख का शीर्षक है, मैं मनोचिकित्सक हूँ और युवा महिलाओं से अब कुछ नया सुन रही हूँ। लेख बताता है कि पहले मरीज किसी मानसिक बीमारी का नाम सुनने से डरते थे, लेकिन अब कई युवा महिलाएं पहली मुलाकात में ही खुद को ADHD, OCD, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी पहचान के साथ पेश करती हैं। इनमें से कई अपने लक्षणों के बारे में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ऑनलाइन क्विज से जानकारी लेकर पहले ही खुद का निदान कर चुकी होती हैं। लेख का महत्वपूर्ण तर्क यह है कि हर बार इन शब्दों को केवल बीमारी के मेडिकल डायग्नोसिस की तरह नहीं समझना चाहिए। कई बार युवा लड़कियां इन शब्दों के जरिए उस परेशानी को व्यक्त करने की कोशिश कर रही होती हैं जिसे वो सामान्य भाषा में समझा या बता नहीं पा रही हैं। मसलन कोई खुद को ADHD से जोड़ रही है तो संभव है कि वो वास्तव में बहुत बिखरा हुआ या दबाव में महसूस कर रही हो। कोई खुद को डिप्रेस बता रही है तो उसके पीछे अकेलापन, निराशा या ये इच्छा भी हो सकती है कि कोई उसकी परेशानी को गंभीरता से सुने। लेखिका मानती हैं कि सोशल मीडिया ने मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना आसान बनाया है और इससे पुराना कलंक भी कम हुआ है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि थेरेक्स स्पीक यानी मानसिक स्वास्थ्य की शब्दावली कभी कभी भावनाओं की जगह लेने लगी है। युवा अपनी नाराजगी, डर, अपराध बोध, असुरक्षा या रिश्तों की उलझन को समझने से पहले उस पर किसी बीमारी का लेबल लगा देते हैं। कुछ मामलों में उनका खुद किया गया निदान सही भी हो सकता है, लेकिन हर परेशानी को मानसिक बीमारी मान लेना व्यक्ति की खुद को समझने की प्रक्रिया को सीमित भी कर सकता है। लेख माता पिता और परिवारों को भी एक महत्वपूर्ण सलाह देता है। ना तो ऐसे शब्द सुनकर तुरंत घबराएं और ना ही ये कहकर खारिज करें कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इसकी बजाय ये समझने की कोशिश करें कि उस लेबल के पीछे लड़की वास्तव में क्या कहना चाहती है। एंजाइटी के पीछे कौन सा डर है, डिप्रेशन के पीछे कौन सी निराशा है और किसी को टॉक्सिक कहने के पीछे किस तरह की चोट या खराब अनुभव छिपा है। बातचीत वहां तक पहुंचनी चाहिए। आज का अखबार शैली में लेख का सीधा संदेश यही है कि युवा महिलाओं की मानसिक परेशानियों को गंभीरता से सुनना जरूरी है, लेकिन उनके इस्तेमाल किए हर मेडिकल लेबल को अंतिम सच मान लेना जरूरी नहीं। असली ज़रूरत बीमारी का नाम खोजने से पहले उस इंसान और उसकी भावनाओं को समझने की है। लेख का आग्रह है, शब्दों पर मत अटकिए, उनके पीछे छिपी परेशानी सुनिए, क्योंकि कई बार युवा लड़की किसी डायग्नोसिस की घोषणा नहीं कर रही होती, बल्कि अपने तरीके से ये कह रही होती है कि मैं परेशान हूँ, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में महान लेखकों के पुराने घरों को संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने की परंपरा और साहित्यिक विरासत को बचाने की जरूरत पर बात की गई है। संपादकीय का शीर्षक है, लेखकों के घर, हर महान रचनाकार की स्मृति का अपना संग्रहालय। लेख का सवाल है, जब किसी लेखक की किताबें पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं तो क्या उन जगहों को भी बचाना जरूरी नहीं जहां उन्होंने जीवन बिताया और अपनी रचनाएं लिखी। लेख इसकी शुरुआत जैन ऑस्टिन और विलियम वर्ड्सवर्थ से करता है। जैन ऑस्टिन की 250वीं जयंती के बाद उनके साहित्य में दिलचस्पी बढ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि इसका फ़ायदा वर्ड्सवर्थ से जुड़े डॉव कॉटेज को भी मिला है, क्योंकि एक लोकप्रिय टीवी सीरीज ने ऑस्टिन के एक पात्र को वर्ड्सवर्थ का प्रशंसक दिखाया। इसी बीच वर्ड्सवर्थ ट्रस्ट ने उनका एक और घर रेडाल माउंट खरीद लिया। इसके खुलने के बाद वर्ड्सवर्थ उन चुनिंदा लेखकों में शामिल होंगे जिनके एक से अधिक घर आम लोगों के लिए संग्रहालय के रूप में उपलब्ध हैं। गार्जियन का कहना है कि लेखकों के घर केवल पुरानी इमारतें नहीं होते, वो पाठकों को उस दौर, समाज और माहौल के करीब ले जाते हैं जिसमें साहित्य रचा गया। थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, जॉन केट्स और ब्रोनेटे परिवार से जुड़े घरों में जाकर उनकी किताबों से परे उनके वास्तविक जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। फिल्मों और टीवी सीरीज के जरिए जब किसी पुराने लेखक में अचानक नई दिलचस्पी पैदा होती है तो ऐसे संग्रहालय साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम भी बन सकते हैं। लेकिन संपादकीय साहित्यिक विरासत के संरक्षण में मौजूद असमानता की ओर भी ध्यान दिलाता है।
ब्रिटेन में अब तक किसी अश्वेत या अन्य नस्लीय अल्पसंख्यक लेखक के घर को साहित्यिक संग्रहालय में नहीं बदला गया है। लेख उम्मीद करता है कि भविष्य में वीएस नॉयपॉल जैसे लेखकों से जुड़ी जगहों को भी संरक्षित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जॉर्ज एलियट का है। उनकी मिडिल मार्च को अंग्रेजी साहित्य की महानतम कृतियों में गिना जाता है, लेकिन उनसे जुड़ा कोई घर आज व्यवस्थित रूप से संग्रहालय के रूप में उपलब्ध नहीं है। गार्जियन इसे साहित्यिक विरासत की एक बड़ी कमी मानता है और सुझाव देता है कि 2030 में उनकी मृत्यु की 150वीं वर्षगांठ से पहले इस दिशा में फिर कोशिश होनी चाहिए। संपादकीय का सीधा संदेश यही है कि साहित्यिक विरासत सिर्फ किताबों में सुरक्षित नहीं रहती, वो उन जगहों में भी बसती है जहां लेखक रहे, सोचे और लिखे। इसलिए लेखकों के घरों को बचाना किसी मशहूर व्यक्ति की स्मृति सहेजना भर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को साहित्य, इतिहास और समाज से जोड़ना भी है। किताब हमें लेखक के शब्दों तक ले जाती है, लेकिन उसका घर हमें उसकी दुनिया के थोड़ा और करीब पहुंचा देता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देकर अमेरिका में सख्त वोटर आईडी कानून लागू करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश और इसी बहाने भारतीय चुनाव प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों की पड़ताल की गई है। लेख का शीर्षक है यूएस सिटीज इंडिया ऑन वोटर आईडीज बट आर इलेक्शंस अंडर मोदी क्लीन। यानी अमेरिका ने वोटर आईडी पर भारत का उदाहरण दिया, लेकिन क्या मोदी के दौर में चुनावी प्रक्रिया बेदाग है। लेख की शुरुआत ट्रंप के उस दावे से होती है जिसमें उन्होंने भारत के विशाल चुनावी तंत्र और मतदाता पहचान व्यवस्था की तारीफ की। ट्रंप का तर्क है कि भारत जैसे देश में करोड़ों मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान करते हैं और पोस्टल वोटिंग बेहद सीमित है, तो अमेरिका में भी मतदान के लिए पहचान और नागरिकता के दस्तावेजों को लेकर सख्त नियम होने चाहिए। इसी आधार पर वो सेव अमेरिका एक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इसके आलोचकों का कहना है कि अमेरिका में गैर नागरिकों का मतदान पहले से गैरकानूनी है और बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इसलिए ज्यादा सख्त दस्तावेजी शर्तें असल में कुछ वैध मतदाताओं के लिए मतदान मुश्किल बना सकती है। इसके बाद लेख भारत की व्यवस्था को समझ जाता है। भारत में चुनाव आयोग 1993 से फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहा है और मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना सबसे जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में करीब 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। इस पैमाने पर चुनाव कराना अपने आप में बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि है, लेकिन अल जजीरा का सवाल है कि सिर्फ वोटर आईडी होने से क्या चुनाव से जुड़ी हर गड़बड़ी खत्म हो जाती है। यहीं से लेख भारत में मतदाता सूचियों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद की ओर जाता है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक और हरियाणा की मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों के आरोपों का उल्लेख है। साथ ही चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सवालों को प्रमुखता दी गई है। लेख के मुताबिक इसका घोषित उद्देश्य मृत, डुप्लीकेट या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को साफ करना है, लेकिन विपक्ष और कुछ अधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दस्तावेजों की कठिन शर्तों और नाम हटाने की प्रक्रिया से गरीब, वंचित और अल्पसंख्यक मतदाता अधिक प्रभावित हो सकते हैं। लेख पश्चिम बंगाल और बिहार के उदाहरणों के जरिए इसी चिंता को सामने रखता है। लेख का सीधा भाव ये है कि ट्रंप भारत की वोटर आईडी व्यवस्था को अमेरिका के लिए मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन अल जजीरा उसी उदाहरण का दूसरा पहलू सामने रखता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और बेहद सक्षम चुनावी तंत्र चलाता है, लेकिन मतदाता सूची, संस्थागत निष्पक्षता और नाम हटाए जाने को लेकर उठ रहे सवाल बताते हैं कि साफ चुनाव की गारंटी सिर्फ पहचान पत्र नहीं है। असली कसौटी ये है कि व्यवस्था फर्जी वोट को रोके, लेकिन वास्तविक और पात्र मतदाता का वोट देने का अधिकार भी ना छीने। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.